सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बढ़िया होगे, अच्छे होगे, ठीक होगे, हेल्थ बढ़िया होगी आपकी। और हेल्थ इंश्योरेंस से याद आया, आपने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का वीडियो देखा कि नहीं? और नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस का वीडियो देखिए। तो आज मैं बेसिकली दूसरा सा इंश्योरेंस ले आई हूँ आपके लिए, एक नया टॉपिक ले आई हूँ आपके लिए, तो वो है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है बेसिकली? सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूँ तो लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब किसके बीच में है भाई? एक पॉलिसी होल्डर, मतलब मान लो एक इंडिविजुअल, मान लो कि चलो मैं, ठीक है, मेरे बीच में और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब भाई कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज़ का? कॉन्ट्रैक्ट अपनी लाइफ का। अब फ्री में तो देगा नहीं, कुछ तो भरना पड़ेगा ही। तो अगर मैं इसको स्टेट कर दूँ एक बेसिक सी बेस डेफिनेशन में, तो लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल, जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी होल्डर, एंड एन इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें आपका जो इंश्योरर है यानी कि मैं अग्री करती हूँ एक डेजिग्नेटेड सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी पे करने के लिए। अरे भाई, खुद की लाइफ के लिए पे करने के लिए मैं खुद ही अग्री करूँगी ना, कोई और तो आके करेगा नहीं। तो इसीलिए इट इज़ द एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट between an individual, that is the policy holder, and an insurance company, in which the insurer agrees to pay a designated amount of money to the beneficiary named in the policy upon the death of an insured person. आया समझ में? ओके। अच्छा, अब इसके एक्सचेंज में मिलेगा क्या मुझे? इन एक्सचेंज मुझे मिलेगा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, मुझे मिलेगा एक फाइनेंस। ओके, पॉलिसी होल्डर को क्या करना पड़ेगा, यानी कि मुझे एक रेगुलर प्रीमियम भरना पड़ेगा। किसको? इंश्योरेंस कंपनी। अब समझ लेते हैं इस लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? बहुत ही सिंपल सा है। लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस ये है कि वो हमें क्या प्रोवाइड करे? फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। और जो मेरी फैमिली है, मान लो मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली में एक इकलौती इंसान हूँ जो कमाता है, ओके, एंड द ओनली पर्सन हु इज अर्निंग। तो भैया वो तो मेरे पे डिपेंडेंट है ना, मैं उनको सपोर्ट करी, वो मेरे पे ही डिपेंडेंट है। तो अगर मैं मर गई, मान लो, मरना नहीं है मुझे, पर अगर मैं मर गई, टचवुड, ओके, मैं मर गई, तो अब मेरे मरने पे मेरी पीछे से मेरी फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा? राइट? ये क्वेश्चन आया दिमाग में, वहाँ आता है लाइफ इंश्योरेंस काम। ओके, तो वो हमें देता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो मेरे फैमिली को सपोर्ट करेगा, मेरे डिपेंडेंट्स को सपोर्ट करेगा ऑन द इवेंट ऑफ माई डेथ। इसको सिंपली एक बेस लैंग्वेज में डेफिनेशन में बोल देते हैं, तो द मेन पर्पस ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सपोर्ट टू माई फैमिली एंड माई डिपेंडेंट्स इन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इन द इवेंट ऑफ देयर डेथ। Sorted? So now I would like to tell you that this video is been focused for the age group of 24 to 30 or 32 maybe, the age where the teenagers are into a growing age and our 20s age starts to earn, okay, say so they get an income based, okay. So पहली चीज़, मैं इस एज पे फोकस क्यों कर रही हूँ? सिंपली अगर मैं बोलूँ, मैं इस एज पे फोकस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? कि अगर आप इस एज में लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस का मैक्सिमम एक WHO के थ्रू हमें ये जानकारी है कि जो मैक्सिमम इंडियन की लाइफ रहती है, लाइफ स्पैन रहता है, इट्स 69 ईयर्स। ओके, तो मान लो, चलो मैं बहुत ही ज़्यादा गिनी चुनी लड़की हूँ तो मैं 69.5 ईयर्स जी लेती हूँ, चलो 70 साल जी लेती हूँ। ओके, तो इसका एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको अगर समझाऊँ तो आपको बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। क्यों? अरे भाई, अगर तुम मान लो तुम 5 लाख का अगर लेते हो, कुछ भी लाइफ इंश्योरेंस के लेते हो, मैं एक नॉर्मल अमाउंट बोल रही हूँ, ओके, तो उस 5 लाख को पे करने के लिए तुम्हारे पास टाइम बहुत रहेगा, राइट? लेकिन अगर तुम लोगे अपने 55 साल में, तो तुम 15 साल में कहाँ से पे करोगे, राइट? इसीलिए आप जितना अर्ली स्टेज पे लोगे उतना आपका फ़ायदा होगा। ओके, सो राइट नाउ माई फोकस फॉर दिस वीडियो इज़ फॉर द एज 24 to 32। और भी देख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने कोई बैन नहीं लगाया इस वीडियो पे, आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और प्लीज़ देखिए, आप अभी भी अगर 30s में है तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप लाइफ इंश्योरेंस लें। अब भाई मैंने बात तो कर ही दी है कि इस एज ग्रुप के लिए,
और इस एज ग्रुप वालों के लिए क्यों हैं वो भी बता दिया है। पर दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई हम क्यों लें, हम अफोर्ड कर पाएंगे, अभी तो हम इतना सहन करते हैं, उसमें से भी आप चाहते हो कि हम दे दें। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि इज़ दिस लाइफ इंश्योरेंस अफोर्डेबल और नॉट। तो पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि हाँ भाई ये अफोर्डेबल है, ले लो, अब भी ले लो, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस इज़ अफोर्डेबल, सिंपल, बट इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। पहला मैंने आपको बता दिया, एज पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ज़्यादा एज होगी तो आपको पेमेंट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा, मान लो यार होगा थोड़ा डिफ़िकल्टी, लेकिन अगर आपकी कम एज होगी तो आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना प्रीमियम भरना है, ईयरली, 6 मंथ, मंथली, इन एनी फॉर्मेट, ओके। सेकेंड आता है आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ कैसी है डिपेंड करता है, ओके। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब यही नहीं है कि अगर आपकी डेथ हो रही है सीधा और मतलब आपकी नॉर्मल इंसान हो, अगर आपकी सीधा डेथ हो रही है तो उसी के लिए वो, आपकी हेल्थ पे भी वो डिपेंड करता है, ओके। थर्ड आपका आएगा कि आपको कितना कवरेज चाहिए, 10 लाख का चाहिए, 5 लाख का चाहिए, 15 लाख का चाहिए, 20 लाख का चाहिए, उस पर भी डिपेंड करता है। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ कि लाइफ इंश्योरेंस जनरली बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है और इट कैन बी अ ग्रेट वे टू प्रोटेक्ट योर फैमिलीज फाइनेंशियल फ्यूचर। गॉट इट? अफोर्डेबल है, खरीद लोगे? गुड। यार हम सबके ना कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं ना। किसी को घर खरीदना है, किसी को बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदनी है, किसी को कुछ, किसी को शॉपिंग करनी है, स्पेशली गर्ल्स। तो मुझे एक बात बताओ, क्या लाइफ इंश्योरेंस आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है? अरे आप कैसे बताओगे, मैं ही बता देती हूँ, चलो ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस आपको हेल्प कर सकता है आपके डेप्ट को मैनेज करने के लिए। कैसे कर सकता है? मान लो जस्ट बोल रही हूँ कि आपके पास मॉर्गेज है या कोई अदर डेट्स हैं आपके, ओके। तो लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल हार्डशिप के टाइम पे। अगर आप मर जाते हो, तो बोल नहीं रही हो मर रहे हो, अगर मर जाते हो मान लो, ठीक है, तो आपकी फैमिली पे कोई प्रेशर नहीं आएगा। आपके मरने के बाद आपका जो अमाउंट आएगा, द इंश्योर्ड अमाउंट आएगा आपका, उससे आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है एक कंफर्टेबल लाइफ, नॉट अ एक्सट्रीम कंफर्टेबल लाइफ, बट हाँ अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को कंप्लीट कर सकती है। तो आपको उस चीज़ की वरी तो है नहीं कि अरे यार मैं मर गया, मेरी फैमिली कैसे लोन चुकता करेगी। अगर आपने कोई लिया हुआ है तो घर के लिए हो, कार के लिए हो, एनी एक्सपेंसिव्स, ओके। तो आपके लाइफ इंश्योरेंस का एक बेनिफिट ये भी है कि इट कैन बी यूज टू पे ऑफ योर डेट्स, बट तभी जब आप मर जाते हो। तो मर तो रहे नहीं हो, बट स्टिल आपकी फैमिली के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचते हो तो। लेट अस नो सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ, एक ग्लिम्स आपको दे चुकी हूँ कि बेनिफिट्स क्या हैं, बट जस्ट रिकॉल इट। सो पहला बेनिफिट जो मैंने आपको बताया वो था कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपकी फैमिली को, it gives you financial protection to your family in the event of the policy holder's death, okay. The second is that you can pay off the mortgage loans. I'm saying in context of the family, that family can pay off these if the policy holder dies, okay, or if the policy holder has taken any such amount of loan, mortgage, any debt, okay, that will be an ease for the family. The third point is the business continuity for the business owners, okay. So suppose I am that X person and that X person has started a business. He is continuing from say 2 years, okay. So if he is continuing from 2 years and he dies accidentally, okay, then the business would be continued. How? From the amount of the life insurance that has been secured or that has been given to the family. It's the family choice if they want to continue that business or just close it. It's the family decision, but still they can get that lump sum amount so that they can also continue the business or close the business. It's the family decision. For the fourth point, the cash value growth in certain policies for growing, for borrowing or for emergencies. The fifth point, tax advantages including the tax free death benefits for beneficiaries. आप यहाँ पे टैक्स से बच सकते हो लाइफ इंश्योरेंस में। कैसे? ATT सेक्शन 80C और D, ओके। इट प्रोवाइड्स द पीस ऑफ माइंड। अरे भाई पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगा? इट रिलीव्स द फाइनेंशियल स्ट्रेस। अच्छा अब सुनो, पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। आप मर गए, एक्सीडेंटली मर गए,
मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, एक एक्स पर्सन है, चलो मर गया वो, सिंपली अगर बोलूँ बैक ऑफ द माइंड फैमिली में अगर वो अर्न कर रहा है, वही बंदा अर्न करता था, फैमिली के दिमाग में कहीं ना कहीं तो आएगा ना यार अब कैसे होगा, अब कौन करेगा। लेकिन अगर फैमिली को भी पता है जो एक्स पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है उसका एक लाइफ इंश्योरेंस है, उसे पता है कि एक अमाउंट आएगा, कोई ना कोई एक लमसम अमाउंट आएगा, जितना भी आएगा दे विल हैव दैट रिलीफ। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको फिर से एक बेस डेफिनेशन दे दूं तो लाइफ इंश्योरेंस कैन गिव यू पीस ऑफ माइंड knowing that your loved ones will be financially secure. If you can die, can give peace of mind. If you die, they can give you peace of mind. Okay, you can focus on living without worrying about what will happen to your family if you are not around. Right? तो हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आपका बेनिफिट, सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो एज ग्रुप के लिए मैं आज अभी बात कर रही हूँ, अगर हम अर्ली एज पे लेते हैं हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। अफोर्डेबिलिटी, स्पेशली व्हेन यू परचेज एट अ यंगर एज, जितना कम एज उतना कम पैसा। समझाती हूँ कैसे। आपकी एज मान लो 22 है, मेरी एज 22 है, ओके। मैंने अभी अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया, ओके, लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद मैं 69 ईयर्स तक उसको पे करूँगी। मेरे पास कितना लंबा टाइम है, 5 लाख को अगर मैं मान लो, चलो मैं 10 लाख के लिए लेती हूँ अपना लाइफ इंश्योरेंस, डिवाइड करो कितना साल हुआ, निकाल लो अपने हिसाब से, निकाल लो। काफ़ी टाइम है मेरे पास पे करने के लिए ना। वही कह रही हूँ, जितना कम एज उतना कम पैसा भरना पड़ेगा, या उतने कम अमाउंट में पैसा भरना पड़ेगा। अफोर्डेबल हो गया लाइफ इंश्योरेंस। यार हमारी एज ग्रुप ना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, बहुत वाइज समझती है ना, हैं भी हम, क्यों नहीं बोले। चलो अब मैं उनको बताती हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस एक वाइज डिसीजन क्यों है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एक वाइज डिसीजन इसीलिए है क्योंकि यार तुम अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो। तुम अभी से एक माइंडसेट रख रहे हो कि नहीं यार अगर मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली का क्या। हम इतना मैच्योरली एक्ट करते हैं, राइट। एक वाइज डिसीजन तो है ही एंड एक स्मार्ट डिसीजन है, राइट। तो लाइफ इंश्योरेंस को लेना नहीं लेना वो आपका डिसीजन रहेगा, बट एट द एंड एक स्मार्ट डिसीजन है क्योंकि हम अभी से फ्यूचरिस्टिक गोल रख रहे हैं, एक फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रख रहे हैं। बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट श्योर फॉर द इंश्योरेंस दैट एनी इंश्योरेंस इज़ नॉट राइट फॉर यू, यू शुड टॉक टू अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो भाई इतना सब कुछ जान लिया कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम एक वाइज डिसीजन है कि नहीं, एक स्मार्ट डिसीजन है कि नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं। तो चलो अब जान लेते हैं कि कितने टाइप के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। तो भैया लाइफ इंश्योरेंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, डिपेंड करता है तुमको कौन सा चाहिए। बट जो दो मेन होते हैं वो होता है एक टर्म और दूसरा होता है एंडोमेंट। मैं बाकी सारे भी एक ग्लिम्स दे देती हूँ क्या क्या होते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस होता है, वेरिएबल यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस होता है, चाइल्ड प्लान होता है, एंडोमेंट पॉलिसी होती है, क्रिटिकल इलनेस होता है और भी कई सारे होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो टाइप के जो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो होता है एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है आपका एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस। तो भाई समझ लेते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कवरेज होता है, वो होता है एक स्पेसिफिक टर्म के लिए, 10, 20, 30 साल के लिए आप करवा सकते हो, वो आपकी चॉइस है आपको कितने टाइम पीरियड के लिए करवाना है। तो उस टाइम पीरियड में इफ़ अ पर्सन डाइज, ठीक है, तो वो आपको उस पीरियड में आपको पे करता है इन द सेंस मतलब आपका डेथ बेनिफिट देता है पॉलिसी होल्डर को, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि अगर मान लो आपकी एनुअल CTC है 5 लाख, तो आपको बेसिकली जो एक नॉमिनल हमारा क्या बोलते हैं मिनिमम अमाउंट आपको जो लेना चाहिए होता है आपको 10x, आपको अपने एनुअल CTC का 10x लेना चाहिए। और एक आइडल जो हमको टेन्योर लेना चाहिए वो होना, टेन्योर नहीं सॉरी, आइडल आपको जितना अमाउंट करवाना चाहिए मतलब लाइफ इंश्योरेंस का वो होना चाहिए 20x, मतलब आपकी जितनी भी सैलरी है एनुअल सैलरी है उसका इंटू 20 कर दो। सिंपल, ये हमारा आइडियल होता है। तो सिंपली बोलूँ 5 लाख तो 10x करोगे तो कितना होगा, तो 50 लाख हो जाएगा, राइट। एंड वही 10x अमाउंट होता है आपका मिनिमम सम अश्योर्ड, ओके, बट द आइडियल सम अश्योर्ड शुड बी 1 करोड़। मान लीजिए
टर्म इंश्योरेंस का मैं आपको एक डिसएडवांटेज भी बता देती हूँ कि क्या डिसएडवांटेज होगा टर्म इंश्योरेंस जब आप लोगे। सिंपली जैसे मैंने 69 तक जो मैंने आपको बताया कि WHO का एक एज क्राइटेरिया है, तो इसमें आप अगर आपको कुछ भी नहीं होता है तो वो जो अमाउंट रहेगा वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको कुछ भी नहीं होगा, राइट। टर्म इंश्योरेंस इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि वहाँ पे आप वो अमाउंट पे करते हो जिसका आपको कुछ कंफर्म वो भी नहीं है कि आपको वो मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अगर डेथ होगी तभी मिलेगा, और हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी डेथ हो या किसी की भी डेथ हो इन जनरल, ओके। आप समझते हैं कि इंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है। इसका एक बेसिक सा डेफिनेशन अगर मैं बोलना चाहूँ तो इंडोमेंट पॉलिसी एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस है जिसे डिज़ाइन किया गया है एक लमसम अमाउंट देने के लिए एक स्पेसिफिक टर्म के बाद या फिर डेथ के बाद, सिंपली। तो टिपिकल मेच्योरिटीज़ उसकी होती है 10 साल, 15 साल या 20 साल, अप टू अ सर्टेन एज लिमिट, ठीक है। अब इसमें ये होता है, मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये का किया हुआ है, तो इसमें आपका डिवीजन होगा 2 अमाउंट्स में। एक जाएगा आपका इंश्योरेंस अमाउंट, एक जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मैं मानती हूँ कि आप लोग सोचते होगे यार ये तो बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल सही है, भले डेथ हो ना हो, कम से कम हमारा इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट तो हमको वापस मिल ही जाएगा। बट यहाँ पे भी एक क्लेम है। क्या क्लेम है मैं आपको वो बताती हूँ। क्लेम सिंपल सा है कि अगर आपको कुछ नहीं होता है तो आपने वो 500 रुपया जो इंश्योरेंस में डाला है वो तो आपका वैसे भी जा ही रहा है ना। जो हमारा एंडोमेंट पॉलिसी होता है वो उसके प्रीमियम अमाउंट जो होता है, जो हमको फिलअप भरना होता है, तो वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ टर्म पॉलिसी, ओके। टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपका अमाउंट भी ज़्यादा रहता है, आपको इसमें एक ये भी रहता है कि आपको FD के रेट पे, जो हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि FD करा लो, तो वो FD के रेट पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, दैट इज़ 6 to 7%, उससे ज़्यादा मिलता नहीं है। सो टाइप जानने के बाद हमको ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कौन सी चीज़ें कंसिडर करें जब हम कोई लाइफ इंश्योरेंस को बाय कर रहे हैं। तो सिंपली अगर मैं स्टेट करूँ कि जब हम कोई लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, ठीक है, तो हमको 3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहला है आपकी हेल्थ, फिर आपका लाइफस्टाइल, फिर आता है आपका फैमिली हिस्ट्री, ओके। हेल्थ कैसे कि अगर आपको पहले से ही कोई डिसीज़ है, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज़ और एनी हेल्थ प्रॉब्लम, ओके, सो यू मे नीड टू पे हायर प्रीमियम्स फॉर योर लाइफ इंश्योरेंस। सेकेंड, आपका लाइफस्टाइल, अगर आप रिस्की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है लाइक स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, सो यू मे हैव टू पे हायर प्रीमियम्स। थर्ड, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या बोलती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई सर्टेन मेडिकल कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन इज़ डायबिटिक, तो देन दे हैव टू पे हायर प्रीमियम्स, ठीक है। ये हो तो चीज़ें हो गई कि हमें कौन सी एडिशनल चीज़ें समझनी है जब हमको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ की थिंग्स हैं जब हमको देखना पड़ता है कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपको कुछ 3-4 चीज़ें आपको और भी रखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला होता है द अमाउंट ऑफ कवरेज यू नीड। वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे अगर मेरे फैमिली में डेट्स हैं, मैं ज़िंदा हूँ, मैंने कुछ लोन्स लिए हुए हैं, तो मैं शायद उस कंसिडरेशन से लूँगी कि यार चलो अगर मैं चली जाऊँगी तो मेरे पीछे कोई होना चाहिए वो लोन पे आउट करने के लिए, राइट। द सेकेंड इज़ द टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यू आर टेकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, 2 मेन होते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि टर्म इंश्योरेंस बहुत अफोर्डेबल होता है पर कवरेज एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए देता है। ऑन द अदर हैंड परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस वो आपको पूरी लाइफ के लिए देता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रीमियम्स पे हम डिपेंड करते हैं। जो कॉस्ट ऑफ प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी एज, हेल्थ, जो कवरेज आपको चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंपेयर करो इन सब चीज़ों को जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हो, और आप अपने लिए वही डील फाइनल करो जो आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है। फिर आते हैं द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी, ओके। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, बट आप ये इंश्योर करो कि आप वो टर्म्स एंड कंडीशंस समझ रहे हो बिफोर यू बाय इट, ओके। ऐसे ही मत खरीद लो कि भाई लाइफ इंश्योरेंस है इसका तो ये रूल होता है, नहीं। पहले सारे डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ो, समझो, ठीक है। नहीं पढ़ोगे उसमें एक ग्रेस पीरियड भी होता है, वेटिंग पीरियड भी होता है, और आप अपने चार्जेस को सरेंडर भी कर सकते हो। तो दैट इज़ द टर्म एंड कंडीशन दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन बाय इट, ओके। खर्चा करने से पहले सोचो, सिंपली, ओके। भले ही लाइफ के लिए बट स्टिल। सो
उसके बाद आपको देखना है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, जिस भी कंपनी से आप खरीद रहे हो क्या वो आपको सच में दे पाएगी, ऐसी कोई फर्जी कंपनी से नहीं लेना, ठीक है। वेरी करना, अलग अलग कंपनीज में देखना कि अच्छा ये है, अच्छा इसमें ये चीज़ है, यू हैव टू। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विच कंपनी यू आर चूजिंग, एंड ऑल्सो यू हैव टू इंश्योर दैट योर बेनिफिशरीज विल रिसीव द डेथ बेनिफिट इफ़ यू डाई, ओके। सिंपली मैं आपको अगर बोलूँ तो अटेंटिव होना अलग चीज़ होती है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना एंड फिर खरीदना। अब भाई इतना ज्ञान दे ही दिया है मैंने, तो एक छोटी सी एडवाइस और देना चाहूँगी आप सबको। टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने अभी आपको एक बेसिक बताया कि पढ़ लेना, समझ लेना, फिर ख़रीदना। उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं फ्रॉम द कंपनीज व्यू एंड ऑल्सो द कस्टमर्स व्यू, ओके। तो हम उन पॉइंट्स को थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेंगे। सबसे पहला होता है प्रीमियम। तो जो हम प्रीमियम डिसाइड करते हैं, तो जो पॉलिसी होल्डर होता है उसको रेगुलर प्रीमियम करना पड़ेगा ताकि पॉलिसी फोर्स में रहे, एक्टिव रहे। अगर वो पे करना बंद कर देगा तो देयर माइट बी सम क्लेम लेटर्स दैट यू विल रिसीव एंड ऑल्सो देयर माइट डीएक्टिवेट योर पॉलिसी, ओके। सिंपली डेथ बेनिफिट, तो जो बेनिफिशरीज को अमाउंट रिसीव होगा पॉलिसी होल्डर के उस पर, तो उस अमाउंट से क्लियर रहना, ठीक है। यू शुड ऑलवेज बी हैविंग दैट माइंड सेट कि अच्छा मैं मर जाऊँगा तो इनको इतना मिल जाएगा, ओके। डोंट बी कन्फ्यूज्ड इन दैट। उसमें आपका क्या होगा ना कि आप ना कंपनी से क्लियर रह पाओगे, ना खुद से, ना फैमिली से। दैट विल क्रिएट अ मिसकंसेप्शन, तो डोंट लेट दैट हैपन। कवरेज पीरियड से क्लियर रहना, जिस ड्यूरेशन में आपको पॉलिसी वो प्रोवाइड कर रही है कवरेज, ठीक है। एग्जाम्पल की टर्म लेंथ फॉर टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो होगा आपका पॉलिसी एक्सक्लूजन्स। पॉलिसी एक्सक्लूजन्स क्या होता है? स्पेसिफिक सिचुएशन होती है या कॉज ऑफ डेथ नॉट कवर्ड बाय द पॉलिसी। फॉर एग्जांपल कुछ पॉलिसीज़ लाइक मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। लाइक एक्सीडेंटल डेथ इज़ कवर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, बट जस्ट मान लो कि एक बंदे को कैंसर हुआ, ओके, आई एम जस्ट सेइंग, होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, ये कवर हो भी सकता है, बट एट सम प्लेटफॉर्म दैट ड्यू टू सम हेल्थ इशू इट्स नॉट कवर्ड। तो इस चीज़ से क्लियर रहना कि आपकी डेथ जिस भी रीज़न से हो रही है, यू हैव पर्टिकुलेटेड इट, यू हैव मैंशनड इट इन योर पॉलिसी, सो दैट इफ बाय एनी कॉज you have mentioned in that they can give you that coverage to your family, so that in future कोई आपके faults ना आए, okay, आपकी साइड से faults ना आए। Simply moving forward, the grace period, a brief period after the premium due date during which the policy remains active even if the premium is not paid. ग्रेस पीरियड वो होता है जैसे कि मान लो मेरी डेट है मंथ की कि मुझे 15 तारीख को ये प्रीमियम भरना है, ठीक है। अब उस 15 तारीख को उस महीने मैंने नहीं भरा, तो एक ग्रेस पीरियड होता है जब तक आपको एक अलाउंस मिल जाता है मे बी कि आप इस पीरियड तक भर दीजिए, नहीं तो आपका पॉलिसी डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो बी एक्नॉलेज्ड विद दैट ग्रेस पीरियड कि अच्छा इतने टाइम तक मेरा ग्रेस पीरियड है, मैं भर सकता हूँ, ओके। एंड ट्राई टू टेक अ लॉन्गर ग्रेस पीरियड इफ़ इट्स पॉसिबल, इफ दे अलाउ यू टू टेक दैट ग्रेस पीरियड, ओके। कमिंग फॉरवर्ड, पॉलिसी लैप्स। अच्छा, पॉलिसी लैप्स क्या होता है कि अगर प्रीमियम आपका भरा नहीं जा रहा है उस ग्रेस पीरियड के बिटवीन में भी, तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और आपका कवरेज ख़त्म हो जाएगा, ओके। सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि आप अपने ग्रेस पीरियड में एटलीस्ट अपना पेमेंट कर दें, अपना प्रीमियम भर दें। कमिंग फॉरवर्ड, द सरेंडर वैल्यू। तो जो कैश वैल्यू अवेलेबल होती है विड्रॉल के टाइम पे या सरेंडर के टाइम पे, पॉलिसी होल्डर टर्मिनेट्स द पॉलिसी, ही कैन टर्मिनेट द पॉलिसी सिंपली। राइडर्स, नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्शनल एड ऑन्स दैट ऑफर एडिशनल बेनिफिट्स, जैसे कि मान लीजिए क्रिटिकल इलनेस हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, या एक्सेलरेटेड डेथ बेनिफिट हो गया, ठीक है। कंटेस्टेबिलिटी पीरियड, अ लिमिटेड पीरियड आफ्टर द पॉलिसी issuance during which the insurer can investigate and contest the validity of the application or claim. सिंपली अगर मैं बोलूँ, एक लिमिटेड पीरियड होता है पॉलिसी जब आपके पास आ जाती है, मतलब इफ़ यू आर इन द अश्योरेंस ऑफ द पॉलिसी in which the insurer he can investigate that the validity about the validity or the claim of the claim, okay, that is it active or not, he can validate that, okay, he can investigate for that. Next आपका आता है इनकंटेस्टेबिलिटी क्लॉज। अगर आपका कंटेस्टेबिलिटी पीरियड
निकल जाता है, ठीक है। तो इंश्योरर जनरली कैन नॉट कंटेस्ट द पॉलिसी बेस्ड ऑन द मिस इंटरप्रिटेशंस इन द एप्लीकेशन, वो नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकता उस पीरियड में। बेनिफिशियरी डेजिग्नेशन, सिंपली जो पॉलिसी होल्डर होता है वो डेजिग्नेट करता है कि वो उसके किस बेनिफिशियरी को बाद में डेथ बेनिफिट मिलेगा, सिंपली दो जो सम अश्योर्ड अमाउंट है वो मिलेगा, ठीक है। पॉलिसी लोन्स अगर एप्लीकेबल होता है, ठीक है, इफ एप्लीकेबल द पॉलिसी होल्डर कैन बोरो अगेंस्ट द कैश, ओके, वैल्यू subject to the certain condition maybe, okay, he can value that, and also the policy holder can bring against the cash value. So in conclusion I would like to simply say that it is very crucial to carefully review and understand all the terms and conditions of the policy before purchasing it, to ensure that it meets your needs and also the expectations, okay. So if there is any uncertainty, seeking guidance from any insurance professional, it can be helpful. ऐसे ही मत खरीदो, पूरी इन्फॉर्मेशन लो, अंडरस्टैंड करो, समझो कि आपकी पॉलिसीज़ में क्या क्या पर्टिकुलेट्स हैं, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट, देन यू हैव टू बाय दैट। तो इसी के साथ मैं आज का अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ, एंड होप मेरा वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो, आपने कुछ नॉलेज गेन किया हो। ऐसे आगे और भी वीडियोस आते रहेंगे, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। टिल देन टाटा बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।